एनसीपी के नेता अजीत पवार ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि शायद गृह मंत्री राजनीतिक खेल खेलने में बहुत व्यस्त हैं और उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने का समय नहीं मिल रहा। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार ने उस घटना की निंदा की है जहां पुणे में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र पर हमला किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए हमला बोला। अजीत पवार ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि शायद गृह मंत्री राजनीतिक खेल खेलने में बहुत व्यस्त हैं और उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने का समय नहीं मिल रहा। पुणे, जिसे शिक्षा का घर कहा जाता है, अपराध व्यापक हो गया है। अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। दिन दहाड़े छात्राओं के साथ कोयता द्वारा मारपीट की जा रही है। सुसंस्कृत शहर के रूप में दूर दूर तक विख्यात पुणे कभी इतना हिंसक नहीं हुआ। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। दरअसल पुलिस के द्वारा शांतनु लक्ष्मण जाधव के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने चाकू से लैस होकर पुणे के सदाशिवपेट में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा पर हमला किया था। पुलिस ने कहा है कि लड़की के सिर और हाथ पैर में चोटें आई हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर है। अब इस पूरे मामले में एनसीपी नेता अजीत पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कड़ा हमला बोला है और इस घटना की भी कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उनका ये दौरा 29 से 30 को होने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केसी वेणुगोपाल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में जाएंगे। इसके अलावा वो इम्फाल और चुराचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट में आगे लिखा, मणिपुर पिछले करीब 2 महीने से जल रहा है। मणिपुर को इलाज की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े से शांति की तरफ बढ़ सकें। उन्होंने आगे लिखा, ये एक मानवीय त्रासदी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत की नहीं, प्यार की ताकत बने। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई। इसके बाद से मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है। तब से अभी तक यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। मणिपुर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि एक तरफ उत्तर पूर्वी राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। इसको लेकर पीएम मोदी खामोश हैं, गृह मंत्री अमित शाह निष्प्रभावी हैं और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह काम नहीं कर रहे। अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 22 जून को जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो सैकड़ों भारतीय उनकी एक झलक पाने के लिए साउथ लॉन के पास इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त प्रदर्शनकारियों का एक अन्य समूह नॉर्थ लॉन के पास ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा पर एकत्र हुआ। प्रदर्शनकारियों में कई मणिपुर की कुकी जनजाति के सदस्य थे, जिन्होंने राज्य में चल रही जातीय हिंसा और सरकार की कथित उदासीनता और यहाँ तक कि सरकार द्वारा मैतीय समुदाय का कथित समर्थन करने का भी मुद्दा उठाया। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, कुकी-ज़ूमी गांवों पर हमला करना बंद कर दो और पीएम मोदी कुकी-ज़ूमी की चीखें सुनो। भारत के मणिपुर में राज्य प्रायोजित नरसंहार बंद करो। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन यानी NAMTA के सदस्य लियन गैंगटे ने बताया कि कैसे भीड़ हिंसा के हजारों पीड़ितों में उनका परिवार भी शामिल था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बेहद खामोश हैं। क्या हमें भूल जाना चाहिए? क्या हम एकीकरणवादी बहुसंख्यक अभियान में भुला दिए गए हताहतों में से एक बन जाएंगे? हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े और मणिपुर में जारी संकट के दौर में कुछ हद तक सामान्य स्थिति लाने की कोशिश करें। गौरतलब हो कि बीते 3 मई से मणिपुर में लोग जातीय हिंसा का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 50 से ज्यादा दिनों से इंटरनेट पर रोक लगी है। 50,000 से अधिक लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 600 कार के काफिले के साथ महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भड़क गए। शरद पवार ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विशाल काफिले के साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर पहुंचने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ताकत दिखाने का ये प्रयास चिंताजनक है। आपको बता दें, बीते सोमवार को के चंद्रशेखर राव दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रसिद्ध विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया। उन्हें भारत राष्ट्रीय समिति BRS के विस्तार के प्रयासों के तहत मंगलवार को लगभग 20 किलोमीटर दूर सरकोली गांव में एक रैली भी की। के चंद्रशेखर सोमवार को 600 कारों के काफिले के साथ राज्य में पहुंचे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा है कि अगर किसी पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री पूजा करने आता है तो आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वाहनों की संख्या के मामले में बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा, बेहतर होता कि के चंद्रशेखर राव की यात्रा दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होती। आपको बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के सोलापुर और धाराशिव जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा उस्मानाबाद जिले में ही पहुंचे। सीएम केसीआर ने पंढरपुर में श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दर्शन भी किया।
कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग का समर्थन करते हुए मंगलवार यानी 27 जून को आरोप लगाया कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही बीजेपी सरकार उन्हें राहत देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने यहां एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के तहत जीवन यापन का एकमात्र सहारा है, अतः कांग्रेस की मांग है कि इसे अविलंब बहाल किया जाए। खाबरी ने कहा कि कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के तुरंत बाद पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देने का काम किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो सकती है तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सहित बीजेपी शासित प्रदेशों में क्यों नहीं। खाबरी ने कहा कि विगत 21 मार्च को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए सैकड़ों विभागों और संगठनों के कर्मचारियों ने कड़ी धूप और गर्मी के बीच हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, लेकिन जन विरोधी बीजेपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है, वो उन्हें राहत देने के पक्ष में नहीं है, जबकि कर्मचारियों की मांग है कि जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल की गई है, उसी तरह यहाँ भी ये बहाल की जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक बीजेपी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों की विरोधी साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारें सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का हनन करने में जुटी हुई है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन के तहत प्रदेश के 55 जिलों में पेंशन रथ यात्रा निकाली जा चुकी है। कर्मचारी नेता आगामी लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, इसीलिए कांग्रेस भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। इन राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होंगे और उसी दिन मतगणना यानी कि वोटों की गिनती होगी। पोल पैनल के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन 3 राज्यों में 10 राज्यसभा सीटें संबंधित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुई हैं। सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से जो सीटें खाली हो रही हैं, उनमें गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीट भी शामिल है। जयशंकर, दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया और लोखंडवाला जुगल सिंह माथुर जी गुजरात से 3 बीजेपी सांसद हैं, जिनका कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो जा रहा है। गोवा की एक सीट पर भी चुनाव होगा क्योंकि बीजेपी सांसद विनय डी तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर चुनाव होगा क्योंकि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन डोला का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सेन, सुष्मिता देव, शांता छेत्री और सुखेंदु शेखर रे और कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। चलिए आपको राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम बता देते हैं। अधिसूचना जारी होने की तिथि 6 जुलाई को है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई को है। नामांकन की जांच 14 जुलाई को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। तो वहीं मतदान की तिथि 24 जुलाई को है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे और मतगणना उसी दिन यानी 24 जुलाई को ही शाम 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। Whenever BJP bears the brunt of the law, they cry foul. They have a problem with following the law of the land. They have a problem with the constitution. And if we enforce the law or the constitution, they seem to have a problem with it. I would like to ask BJP, tell me which part of the FIR that has been lodged against Mr. Malviya is with malified intent. Who is the creator of the video? Who is the one who is spreading the video? Who is getting the video to have enough traction on social media? Who is spreading these lies? I had promised the people of Karnataka that fake news will be reined in. And we are just doing that within legal parameters. I would like to ask even the media houses and the people,
Tell us which of the sections that have been imposed on him is with malified intent. Have a look at the video. Have a look at the thing. And it's just not that we have gone and filed a case and it's happened in within 1 hour. It's taken a week. We have taken the legal opinion. We have taken the AG's opinion. And whatever has to be done by law, we have done it. Why is BJP this thing? Let them go to court. No. Let them come here and speak. What's the point of crying foul in front of the media? There have been legal cases. Tackle it legally. What's the problem with them?